तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी के व्याकरण से जो मैंने आपको व्याकरण में वर्णमाला पढ़ाई थी उसके लिए जो स्वर और व्यंजन दोनों पार्ट्स मैंने करा दिए हैं। अब जो स्वर और व्यंजन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनको अब मैं कराने जा रहा हूं। और ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कहीं रेलवे में पूछे जा चुके हैं, तो कहीं बीएड में पूछे जा चुके हैं, तो कहीं एसआई में पूछे जा चुके हैं, तो कहीं बैंक में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट वर्णमाला का है। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। दोस्तों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि लेखपाल के नोटिफिकेशन में शायद यह कुछ समय लगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने तो नोटिफिकेशन की बात कह दी है, परंतु जो यूपी ट्रिपल एससी है जो इसे कराएगी वो तब निकालेगी जब सरकार ये कहेगी कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। दोस्तों लॉकडाउन खत्म होते ही यूपी ट्रिपल एससी इसकी वैकेंसी निकाल देगी यूपी लेखपाल की। और इसी के साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि एसआई की वैकेंसियां भी आ रही हैं, उसमें भी हिंदी आती है। इसके अलावा कई राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन सभी राज्यों की वैकेंसियों में भी चाहे एसआई हो, टेट हो, बीएड हो, एक्सवाईजेड, रेलवे हो, एक्सवाई कुछ भी हो, दोस्तों उन सब में हिंदी कंबाइंड है, तो हिंदी आती है। तो दोस्तों हिंदी को पढ़ें। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं वर्णमाला का। दोस्तों प्लीज पढ़िए उसे। वो प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है भारत की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो मैंने उस दिन बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ये मैंने शायद सबसे पहला प्रश्न कराया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। वर्णमाला कहते हैं, यानी किसे कहते हैं वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब मैंने कहा था कंठ वर्ग का वर्ग के प्रत्येक वर्ण होते हैं, कंठ वर्ग का वर्ण के प्रत्येक वर्ग होते हैं। तो सीधी सी बात हो गई, का, ख, ग, घ और ङ, ये 5 अक्षर जो हैं वो हमारे कंठ वर्ग में आते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क और ख। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रेलवे में पूछा गया था 1997 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत पुराना हो गया, ये अब भी पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बुक्स है, बुक्स में दिए जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन जो है व्यंजन कौन से हैं। यानी कि मूर्धा व्यंजन है, यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। तो ये कौन से व्यंजन, तो मैंने कहा था मूर्धा व्यंजन जो है तो वो व्यंजन ट वर्ग के होते हैं। दोस्तों मैंने कहा था ना ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। अब इसमें से देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो ट वर्ग के आते हैं। तो ग और घ जो ए ऑप्शन में दिया गया है वो दोस्तों क वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। यहीं पर ज और झ की बात की जाए तो ये दोस्तों तालु वर्ग के च वर्ग में आता। और यहीं पर बात डी की कर लो यहाँ पे, तो डी जो है वो प वर्ग में, ओष्ठ वर्ग में, प वर्ग में आता है, प और फ। यहीं पे बात सी ऑप्शन की जाए ड और ढ में, तो ड और ढ जो है वो मूर्धा वर्ग के ट वर्ग में आता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब मैंने कहा था अल्प प्राण महाप्राण 2 प्राणों के रूप में बताया था, तो उनमें अल्प प्राण पहले समझ लीजिए। मैंने उस दिन कहा था जिसमें हवा कम लगती हो, वायु कम निकलती हो, तो वो अल्प प्राण। अब देख लीजिए मैंने ये भी तुम्हें बहुत एक
अच्छे से बताया था, हर ऑड नंबर्स, अल्टरनेट नंबर्स 1 3 5 वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें अल्प प्राण में कौन कौन से दिए गए। अल्प प्राण में जो दिए गए, देखिए अ और आ, ये हमारे अल्प प्राण नहीं है, ये हमारे अल्प प्राण नहीं है। अब देखिए सी ऑप्शन में थ और धा, थ हमारा महाप्राण है और धा भी हमारा महाप्राण है। दोस्तों यहीं पे डी ऑप्शन में यदि देख लिया जाए तो फ और भ दिया गया है, ये दोनों भी हमारे क्या हैं, महाप्राण है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में क जो है वो पहला वर्ड है और ग जो है वो तीसरा वर्ड है, यानी कि अल्टरनेट वर्ड है। इसका मतलब है अल्प प्राण हो गया, तो अल्प प्राण हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न नंबर 6 नंबर का देख लीजिए क्या है। तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन। मैंने कहा था हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है, चाहे उसे नासिक व्यंजन कह लो। तो नासिक के व्यंजन है, नासिक व्यंजन मैंने बता दिया। तो ये नासिक व्यंजन, तो स तो जो स है, षटकोण वाला स है, ये तो भाई आपका नासिक व्यंजन है नहीं। इसमें ग देख लिया जाए तो ये भी दोस्तों नासिक व्यंजन है नहीं। यहीं पे ज देख लिया जाए तो ये भी दोस्तों नासिक व्यंजन नहीं है। अब नासिक व्यंजन देखा जाए कौन सा होता है, तो हर वर्ग का 5वां अक्षर इंग या वा ना और मा, इनमें से देख लीजिए 5 वर्डों में से कौन सा वर्ड दिया गया। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही, वहां लिखा होता है जिसे यहाँ बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 7 कहता है छोटी ए और बड़ी ए, यानी कि ए और अहे वर्ड क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धना, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड कंठ तालव्य वर्ड हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कहता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो मैंने उस दिन बताया था हर वर्णमाला में कहीं भी लिखो, स्वर में कहीं कहीं लोग पीछे लिख देते हैं अंग और आहा, लेकिन ये अयोगवाह शुरुआत जब भी करते हो तो शुरुआत में होते हैं। कभी भी देखना अंग और आहा से ही वर्णमाला की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए अ और आ, ई और ई, ओ और ऊ, यानी कि ये 3 वर्ड ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में कहा गया है अंग और आहा, यही दोनों वर्ड हैं जो अयोगवाह वर्ड हैं, यही दोनों वर्ड हैं। मैंने बताया था अयोगवाह वर्ड के बारे में भी। आप देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब बात समझ में आनी चाहिए। द्वित्व व्यंजन पुनः नहीं है द्वित्व व्यंजन। बी ऑप्शन में कहता इलाहाबाद नहीं है द्वित्व व्यंजन। डी ऑप्शन में कहता उत्साह द्वित्व व्यंजन नहीं है। लेकिन दिल्ली दित धन ली, जिसका संधि विच्छेद भी होता है, दित धन ली, यही द्वित्व व्यंजन है, यही दोस्तों द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली द्वित्व व्यंजन यही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 कहता है श, स और श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों मैंने कहा था, ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए में कहता है प्रकंपी, ऑप्शन बी कहता है स्पर्शी, ऑप्शन सी कहता है संघर्षी, ऑप्शन डी कहता है स्पर्श संघर्षी। मैंने प्रकंपी बताया था या नहीं बताया, तो मैं अब बता दे रहा हूं। प्रकंपी जो है वो हमारा क्या है, र है। क्या है दोस्तों, र, जिसे हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। यहीं पे स्पर्शी की बात की जाए तो स्पर्शी व्यंजन ये देखे जाएं तो मैंने कहा था 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धना, दंत और ओष्ठ। ये 5 वर्ग जो होते हैं वो सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यहीं पे डी ऑप्शन में दिया गया है स्पर्श संघर्षी। मैंने बहुत ही अच्छे से एक अलग प्रश्न करके बताया था। स्पर्श संघर्षी में च वर्ग को ही स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये पीछे की वीडियो देख लेना भाई। आप देखिएगा इसका ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन ही सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है, संघर्षी व्यंजन है। क्यों है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप देखिएगा
डिटेल में मैंने बताए हैं, ये सब कुछ देख लेना। आप देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29, एक मिनट यहाँ से कहीं गलत हो गया था, एक मिनट देखता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है ख और ग, जिनके नीचे पॉइंट लगा है। क्या लगा है दोस्तों? यानी कि इन्हें कहते हैं आगत ध्वनियां कहते हैं, ग्रहित ध्वनियां भी कहते हैं। इन्हें आगत ध्वनियां या ग्रहित ध्वनियां भी कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियां। अब यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है छोटा ऊ बड़ा ऊ, अही और अहू सी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन में दिया गया है श और स। दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियां वो विकसित ध्वनियां हैं जो आगत आई यानी लाई गई हैं कहीं ना कहीं से। तो क, ख, ग, ज और फ जिनके नीचे पॉइंट लगा होता है, ये सभी दोस्तों आगत ध्वनियां हैं, नवीन विकसित ध्वनियां हैं। और ये सभी ध्वनियां कहाँ से ली? यानी कि अरबी भाषा से या फारसी भाषा से, दोनों में पाई जाती हैं। अरबी भाषा से या फारसी भाषा से ली गई हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए ख और ग होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण पूछा गया। मैंने दोस्तों एक डिटेल में बताया घोष और सघोष, यानी घोष या सघोष एक बात होती है और अघोष, घोष और अघोष के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो आप उन्हें देख लेना, पिछले वीडियो मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया है। घोष वर्ण क्या है, कौन सा है, ये देख लीजिए। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ठ। अब देखिए घोष वर्ण ऑप्शन सी म है। कौन सा है दोस्तों? म है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई वो मैं यहां बता सकता हूं दोस्तों, जो पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं वो क्या बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? मानक वर्ण वो मानक वर्ण होते हैं जिन्हें हम मानते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, हिंगा, चा, छा, जा, ये यानी कि आ से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण दोस्तों मानक वर्ण हैं, इन्हें हम मानते हैं। यहीं पर देखा जाए कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारी हिंदी से हटा दिए गए। बड़ी ऋर को जो आज प्रचलन में नहीं है, यानी कि मानते नहीं हम लोग, मानक में नहीं लिए हुए हैं। बड़ा लृ, छोटा लृ, ये हमारे 3 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिन्हें मानक नहीं दिए गए हैं, जो प्रचलन में नहीं है। अब देखिए हैं कौन कौन से प्रचलन में? छोटा ऋ, इसके बाद छोटा ऋ और स्र, ये 2 वर्ण मानक में हैं। ये 2 वर्ण मानक में कभी भी देखना, यदि 12 खड़ी लिखी हो, ओलम लिखी हो, तो उससे देखना स्र लिखा होगा और ऋ भी लिखा होगा, क्योंकि श्रवण कुमार नाम आता है तो स्र लिखना पड़ता है, और ऋषि नाम किसी के आगे लिखना पड़ता है तो ऋ आती है। परंतु किसी का नाम के आगे या पीछे कहीं लिर नहीं आता, ज्यादातर में ना बड़ा लिर आता है ना छोटा। ये संस्कृति भाषा में अवश्य मिल सकते हैं परंतु हिंदी में नहीं मिलेगी। यहीं पर एक नया वर्ड भी है, कभी भी देखना बहुत पुराने जो डालडा के डिब्बे रखे हों उन्हें देखना, झूला नाम का जो डिब्बा होगा, जो झूला नाम का डालडा आया था उस पर पढ़ना, उस पर झा झरना जो बनता है ना, झा झरने वाला, तो उसे देखना दोस्तों वो झा कैसा बना है, यानी कि भा में र निकाल करके वो झा बनाते हैं, भा में र निकाल करके यानी झा बनाते हैं, उसे देखो। ऑप्शन ए दिया गया ख, ऑप्शन बी दिया गया धा, ऑप्शन सी दिया गया झ, ऑप्शन डी दिया गया भा। दोस्तों अमानक वर्ण देखा जाए तो ऑप्शन सी झा होगा, जिसे भा के रूप में लिखा गया है, भा और का के रूप में लिखा गया है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये दोस्तों बीएड में पूछा जा चुका है और ये भी बीएड में पूछा गया है 14 नंबर का। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्या कहता है।
क, ग और ज और फ। मैंने अभी बोला था ना क ख ज फ, इनके नीचे लगी हैं पॉइंट। ये बिंदु जिनके नीचे लगे हैं ये ध्वनियां कहाँ से ली गई? तो दोस्तों अरबी और फारसी के। मैंने अभी बताया था, बी ऑप्शन इसका सही है। मैंने अभी बताया था ये अरबी और फारसी से ली गई हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। ये अरबी और फारसी में कब से ली गई हैं? जब से हमारे देश में बाबर आ गए थे। बाबर ने आकर के हमारे देश पर राज किया और उसकी पुश्तैनी, उसने अपने पुश्तों का मतलब अपनी संतानों को राजगद्दी प्रदान करता चला गया और हमारे देश में अरबी और फारसी का प्रचलन शुरू हो गया। जैसे अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी में आकर के अंग्रेजी की स्थापना, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। और देखो अंग्रेजी आज बिना अंग्रेजी के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बड़े जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप करोगे जाके? हाई कोर्ट है, इंग्लिश नहीं आती तो क्या करोगे? बेशक कानून में हिंदी लिखा है परंतु करना इंग्लिश में ही है, तो अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा भाई। आप देखिएगा 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न कहता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में मैंने कहा था मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ये लिखित रूप में, मूलतः पूछा गया ना तो लिखित रूप में। उच्चारण के संबंध में या देखा जाए तो केवल और केवल 45 यानी 45 है। अब तुम सोचो दोनों दिया जा सकता है क्या ऑप्शन में, 45 या 52? तो मैं अभी बता दे रहा हूं दोनों कभी नहीं लिखे जाएंगे, और दोनों तब लिखे जाएंगे जब उनमें से एक ना एक शब्द दिया जाए। जैसे यदि उच्चारण के स्थान पर दिया जाए तो 45 52 कुछ भी दिया गया हो सकता है, तो तुम्हें 45 लगाना। यदि मूलतः वर्णों की संख्या दी गई है तो 52 होती है, और इसी में कहा जाए मूलतः नहीं केवल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों या तो 45 दिया जाएगा या 52 दिया जाएगा। अब ठीक है अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। जो छ है ना क्षत्रिय वाला, जो छ है क्षत्रिय वाला, वह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। तो दोस्तों न मूल स्वर है, न घोष वर्ण है, न तालव्य है, ये ऑप्शन सी सही है, संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण में भी संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, का और श के मिलने से क्या बनता है? छ बनता है। आप देखिए अगला प्रश्न, ये बैंक में पूछा गया था 2002 में, एसआई में पूछा जाने वाला प्रश्न नंबर 17 देखिए। हिंदी शब्दकोश में छ क्षत्रिय वाला का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों क मतलब क वर्ण, छ वर्ण, त्र वर्ण और ज्ञ वर्ण, इसमें ऑप्शन ए सही है क वर्ण। क्योंकि जो छ बनता है मैंने कहा था क के आधा करके स बना करके ही आंसर बनता है, यानी कि छ आता है तो क के तुरंत बाद ही तो आना चाहिए। तो छ वर्ण जो है वो किस क्रम में आता है? तो क के बाद आता है। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। तो ज्ञ जो है जिसे ज्ञ कहते हैं तो किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ज और व के संयोग से बना है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन गलत लगा है, इसमें ऑप्शन का नंबर गलत लगा है। क्योंकि ये जो है इसमें देखिएगा ये नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि आधा तो होना चाहिए ना। इसका ये गलत है दोस्तों, ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ज प्लस वन, वो भी ज जो है वो हलंत का होना चाहिए, यानी आधा ज होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 कहता है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है मैंने बताई है कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन से वर्ण सघोष हैं, तो उनमें से देख लेना पिछले वीडियो में। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए कहता है अ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है ह, ऑप्शन डी है स। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी स है, वो भी सपेरा वाला स। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर क्या कहता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये घड़ी वाला घ है, ये घड़ी वाला घ है, और घड़ी वाले घ का उच्चारण स्थान हमेशा से क्या रहा है दोस्तों? क ख घ आ गया ना, तो कंठ वर्ग में पहुंच गया ना क वर्ग का, तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंठ वर्ग। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में मैंने कराया था, अब 21वां प्रश्न नंबर देखिए, ये ऊपर नीचे हो गए थे किसी कारणवश, देखिए क्या है।
इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए थे ढ, ज्ञा, इंज्ञा और अणा। अब इन्हें देखिए, डलिया है ये डा। अब यहाँ पे देखिए ज्ञा, ज्ञा का हम क्या कहते हैं? मैंने कहा था छे क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्ञा ज्ञानी वाला और वो सॉरी श्रवण वाला। ये चार वर्ड क्या थे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। किसी न किसी के संयोग से बने हैं, ग्रुप से बने हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, ज्ञा। 22वां प्रश्न देखिए क्या है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत में नहीं पाया जाता उस समय? तो ता वर्ग दंत है, ना वर्ग दंत है, दा वर्ग दंत है, यानी ता वर्ग के ता ना दा वर्ड दंत हैं। तो टा वर्ग जो है वो हमारा क्या है दोस्तों? टा वर्ग जो है वो हमारा मूर्धा है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? जिन शब्दों के अंत में छोटा अ आता है इन्हें क्या कहते हैं? तो भाई मेरे, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। अकारांत क्या है? तो देखिएगा, पहले मैं ये भी बताऊंगा अकारांत क्या है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है ये जान लीजिए। आ जिसके अंत में आता है वो हमारे अकारांत कहलाते हैं। आ जिसके अंत में आता है वो हमारा अकारांत कहलाता है, क्योंकि जिसके शब्दों के पीछे आ जाए वो हमारा अकारांत हो जाता है। अब बस इसके आगे देख लीजिएगा दोस्तों, 24वां क्या है प्रश्न वो देखिएगा। क्षत्रिय वाला वर्ड किसके योग से बना है? मैंने अभी जस्ट पीछे प्रश्न कराया था, तो उस क्योंकि जो प्रश्न था वो था छ जो है वो किसके बाद आना चाहिए, तो क के बाद आना चाहिए। ऐसे ही क प्लस श के मिलने से छ बनता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क और स के मिलने से छ बनता है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 25वां देखिए क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाली बात बताई है, ये 2004 में पूछा गया था बीएड में। स्वरों की संख्या पूछी जाए 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, परंतु जब ये पूछा जाए कि लिखित रूप में कितनी है तो दोस्तों, या कुल रूप में कितनी है दोस्तों, तो 13 है। कुल रूप या लिखित रूप में पूछी जाए तो 13 है। कुल और लिखित ना कही जाए, केवल ये कहा जाए कि कितनी है, तो दोस्तों फिर भी 13 है। और ये कहा जाए उच्चारण के स्थान पर कितनी है, तो दोस्तों 10 है। उच्चारण के स्थान पर पूछा जाए तो 10 है। आप देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। यानी कि जो वहाँ है वही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा क्या है दोस्तों? वहाँ हमारा व्यंजन है, वो भी नासिक्य व्यंजन है, यानी कि वहाँ ही तो हमारा ऐसा है जो स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो दोस्तों ट वर्ग का नहीं है, फिर देख लीजिए ट वर्ग में ठ, ड, ढ, अड़ा ये सभी आते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है, घ हमारा कंठ वर्ग यानी क वर्ग में आता है। अब देखिए 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। यदि यहीं पर ये बात कहे कि कुल कितनी है तो 35 है, और फिर भी ये कहे लिखित रूप में कितनी है, तो दोस्तों 35 में +4 करके जोड़ देते हैं तो 39 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 39 हो जाती है। 35 कैसे होती है वो देखिएगा। 33 में जब मैंने उस दिन बताया था ड जिसके नीचे बिंदु लगा होता है और ढ जिसके नीचे बिंदु लगा होता है, ये द्विगुण व्यंजन जोड़ देते हैं, तब हमारा क्या बनता है दोस्तों? 35 वर्ण बन जाते हैं, 35 अक्षर हो जाते हैं व्यंजनों के। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे। अब लास्ट ही है, कुछ थोड़े बच्चे हैं, देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? मैंने अग्र स्वर, पश्च स्वर, मैंने कहा था ना ये सभी स्वर
मतलब लर्न कर लो, सभी स्वर लर्न कर लो। मैंने कहा था, फिर भी शायद ना किए हो किसी ने। देखो आया है ना, इसमें नेट जीआरएफ में पूछा गया था 2005 में। बड़ा आ जो है वो हमारा पश्च स्वर है, बड़ा आ पश्च स्वर है। मध्य स्वर छोटा आ है। अग्र स्वर छोटी ई बड़ी ई, छोटी ए बड़ी ए है। ऐसे बचे बचाए जितने शब्द हैं वो स्वर में, वो हमारे पश्च स्वर है। अब यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर क्या कहता है, 30वां प्रश्न क्या कहता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो दोस्तों मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, अयोगवाह सिर्फ 2 वर्ड ऐसे हैं जो अयोगवाह हैं। एक अनुनासिक जिसे कहते हैं अंग, अनुस्वार जितने अंग और आहा 2 वर्ड हो जाते हैं। एक विसर्ग होता है जिसे आहा कहते हैं, और अनुनास, एक मिनट मैं आपको बता दूं, एक अंग होता है जिसे हम जो अंग होता है जिसे हम अयोगवाह कहते हैं, और विसर्ग होता है उसे भी हम अयोगवाह कहते हैं। और इसमें जो दिया गया, देखो इसमें जो दिया गया वो भी देखिए क्या दिया गया। एक हो गया विसर्ग, विसर्ग में आहा आता है। महाप्राण और अल्पप्राण तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ड होते हैं फर्स्ट सेकंड, वो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेकंड और फोर्थ। ये अल्पप्राण महाप्राण की बात है। संयुक्त व्यंजन भी नहीं होते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो किसी ना किसी के सहयोग से बनते हैं ना। और विसर्ग ये अयोगवाह है। अनुस्वार भी अयोगवाह, अंग जिसे कहते हैं आ बना करके ऊपर जिसके बिंदु लगा दिया जाता है वो हमारा अनुस्वार होता है। और आ बना करके जिसके पीछे डबल बिंदु लगा दीजिए, जिसके पीछे लगते हैं वो हमारा आहा, जिसे विसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे यदि हम कहें प्रातः, तो ता के पीछे जो आया तह, आहा बोला ना, तो ये हमारा विसर्ग हो। यहीं पे आ की बात करें, जिसे अनुस्वार कहते हैं, अम की बात करें, तो इसमें यदि कहा जाए आनंद, आ और दा हटा दो, नंद जो आया है, ना का शब्द भी उच्चारण होता है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अब देखिए 31वां प्रश्न क्या है। 31वां प्रश्न कहता है जो छ है, छतरी वाला छ है, वो ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों छतरी वाले छ का उच्चारण स्थान तालव्य है, मैंने कल बताए थे, क्योंकि ये च वर्ग में आता है। ये भी देखो दोस्तों यूजीसी नेट में आया हुआ है। अब 32 प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न क्या कहता है। 32वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। बात समझ लेना, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो मैंने सीधी सी बात आपको बताई थी एक, कि 4 ही वर्ड हैं, इन्हें याद कर लो संयुक्त व्यंजन में। छे, तर, ज्ञा। तर का मतलब त्र होता है, जिसे हम जल्दी में त्र नहीं कहते, कभी कभी हो जाता है। तो छे यानी छतरी वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्ञा ज्ञानी वाला, और श्रवण वाला। इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं है, यानी कि सीधी सी बात दिख रही है इसमें बी ऑप्शन, क्योंकि ये षटकोण वाला स है, यही सही होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों 33 प्रश्न क्या कहता है। 33 प्रश्न कहता है, 33वां प्रश्न कहता है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था च वर्ग के सभी व्यंजन, तो च, छ, ज और झ, ऑप्शन ए सही होगा, यही तालव्य व्यंजन है। ट वर्ग का मूर्धा होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है, त वर्ग का दंत होता है, और क वर्ग का कंठ होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए 34वां प्रश्न क्या कहता है। या, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। कहाँ के हैं? कौन से हैं? सॉरी, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए 35 क्या कहता है। अनुनासिक का संबंध होता है। मैंने अनुनासिक का संधि विच्छेद किया था कल के वीडियो में, और मैंने बताया भी था क्या था, कैसा था, वो देखिएगा। अनुनासिक जो हैं वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले होते हैं। अनुनासिक दोनों से संबंध होता है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था अनुनासिक याद कराने के लिए कि नाक के स्वर से जो ज्यादातर बोले जाएं। नासिक क्या के हिसाब से, कि मुंह तो हवा निकालता है, पर नाक के माध्यम से भी बोला जाए। मुंह तो चलेगा ही भाई, क्योंकि जीभ है, जब तक जीभ नहीं चलाओगे तब तक शब्द नहीं निकलेंगे। नाक से कोई नहीं बोल सकता, लेकिन वायु जो निकलती है वो नाक के माध्यम से भी निकलती है। जैसे हमारे मोदी जी, मैंने कहा था उसमें, याद देख लेना, लर्न हो जाएगा जल्दी से।
इसकी एक ट्रिक ही मैंने बताई थी। आप देखिएगा यहाँ पे 36 क्वेश्चन क्या कहता है। ये लास्ट सेकंड प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो मैंने ये भी बताया था अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमा अक्षर के व्यंजन होते हैं। कौन से दोस्तों? हर वर्ग का पंचमा अक्षर, जिसे हम इंग, व, ण, न, म, ये 5 अक्षर क्या होते हैं दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अभी मैंने देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कराया था वो था, उसमें आया था 13। कितना आया था दोस्तों? 13। अब इसमें ऑप्शन, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन दिए भी नहीं गए, ऑप्शन ए दिया गया 8, ऑप्शन बी दिया गया 9, ऑप्शन डी दिया गया 14, इनमें से कोई मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी दिया गया 11, तो ऑप्शन सी ही तो सही हो जाए, क्योंकि 10, 11 और 13 के अकॉर्डिंग ही तो दिए जाते हैं। 10, 11 और 13 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका 37वां प्रश्न में सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके हमारा साथ भी दें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलते रहें, बराबर निरंतर मिलते रहें। और इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई का जरिया लगातार कंटिन्यू बनाए रखें और आने वाली आगामी परीक्षाओं में सफल हो सकें। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं जो कई बार परीक्षाओं पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए तत्पर तैयार भी रहते हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं पूछे जाएंगे। आने वाली कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, अभी तो हाल फिलहाल कुछ ही वैकेंसियों के बारे में बता सकता हूं, जैसे रेलवे में एनटीपीसी की परीक्षा शायद बाकी पड़ी है, और यूपी SSC लेखपाल की आने वाली है, और यूपीएसआई की आने वाली है, और इसके बाद बिहार में चल रही हैं, कुछ एमपी में आने वाली हैं। तो इन सभी वैकेंसी के लिए जहाँ जहाँ हिंदी मांगी जाती है उन सब के लिए मैंने ये बता दिया। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम के समय। आज शाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे वीडी के विलेज डेवलपमेंट यूपी लेखपाल के लिए। थैंक यू दोस्तों।